हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपके सामने कुछ इस तरह की स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि ह्यूमन स्ट्रेंथ की एक मिसाल है। अगर कोई इंसान चाहे तो अपने आप को किस हद तक पुश कर सकता है, किस सीमा तक जा सकता है। ये कहानी सुनकर आपको इस बात का एहसास होगा। इस तरह की एक कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, जिसमें एक लड़की अपना कटा हुआ सर लेकर हॉस्पिटल पहुंची थी। इस तरह का उसका कुछ टाइटल था। उस लड़की का सर उसमें कट गया था, लगभग पूरा कट चुका था, और उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स थे, इंटेस्टाइन वगैरह, वो भी उसके शरीर से बाहर लटक रहे थे। एक हाथ से उसने अपना सर संभाला, एक हाथ से उसने अपने इंटरनल ऑर्गन्स अपने शरीर के अंदर पुश किए, और किसी तरीके से वो रोड तक पहुंची। वहां से उसको मदद मिली, और अंत में वो लड़की ना सिर्फ बच गई थी, बल्कि बाद में वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनी और उसने कई सारे लोगों को मोटिवेट किया। और आज भी वो डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाकर लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रही है। कुछ इसी तरीके की आज की ये स्टोरी है। तो फिलहाल सीधा शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। ये स्टोरी है ज्यूडी मिलानोविस्की की, जिसका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1983 के दिन। उसके पेरेंट्स थे बॉनी और थॉमस हेंजल। इसका जन्म हुआ था ओहायो कोलंबस में, जो कि है यूएसए में। वहीं पर ये पली बड़ी थी। इसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था डेनियल, और एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था पैट्रिक। ऐसा बताया जाता है कि इनका जो बचपन था वो बहुत ज्यादा खुशनुमा था। इन तीनों ही भाई बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था। क्योंकि ज्यूडी इन सब में सबसे बड़ी थी, इसलिए वो अपने दोनों छोटे भाई बहनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। एक तरह से ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह थे। इसके अलावा जो ज्यूडी थी वो अपनी माँ के भी काफी ज्यादा करीब थी। जो ज्यूडी की माँ थी बॉनी, बॉनी की ज्यूडी के होने से पहले बहुत सारी फेल्ड प्रेगनेंसीज हुई थी, यानी कि वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी। जब फाइनली ज्यूडी पैदा हुई, तब इसका जन्म इनके लिए एक तरह से चमत्कार था। ये लोग ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब इनको ये उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि इनका कोई बच्चा पैदा भी होगा। हालांकि इसके बाद फिर इनके दो बच्चे और हुए। इन दोनों माँ बेटी का आपस में बहुत ही स्पेशल बॉन्ड था। ज्यूडी जब स्कूल में गई तो बताया जाता है कि वो हर चीज में बहुत ज्यादा अच्छी थी। ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी, बल्कि खेल कूद में भी अच्छी थी। इसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थी। ये दूसरे लोगों के चेहरे पर भी स्माइल ले आती थी। जब वो हाई स्कूल में थी तो वो बहुत ही पॉपुलर स्टूडेंट बन गई। उसने मल्टीपल ब्यूटी पेजेंट्स जीते। इसने एक बार मिस न्यू एल्बनी का टाइटल भी जीता। इसके अलावा ये होम कमिंग क्वीन भी बनी। तो यानी कि इसने बहुत सारे ब्यूटी टाइटल जीते थे, क्योंकि ये काफी ब्यूटीफुल थी। इसके बाद हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद इसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। ये ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी गई। यहाँ पर इसका एक सपना था कि आगे चलकर ये एक टीचर बनेगी, और हमेशा इसको ये लगता था कि ये दूसरों की हेल्प करना चाहती है। ये अपनी माँ को बताया करती थी कि बस वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहती है। उसकी लाइफ काफी शांतिपूर्ण होनी चाहिए। उसको एक जॉब करनी थी टीचर के रूप में। इसके अलावा उसको एक अच्छे से एरिया में घर बनाना था, वहां सेटल होना था। उसका एक हस्बैंड होना चाहिए जो उसे प्यार करे। तो इस तरह की एक सिंपल लाइफ का ये सपना देखती थी, और इसके कोई बहुत बड़े ख्वाब नहीं थे। ज्यूडी जब अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, उस समय उसने एक नर्सिंग होम को भी ज्वाइन कर लिया था, जहां वो सिर्फ वॉलंटियर करती थी, कोई पैसा नहीं लेती थी, बस वहां जाकर दूसरों की मदद करती थी। इधर ज्यूडी जब अभी यंग ही थी, तभी उसकी जिंदगी में उसकी पहली ट्रेजेडी आई। ज्यूडी को पता चला कि उसे ओवेरियन कैंसर है। ये उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा सदमा देने वाली बात थी। उस समय वो बहुत ज्यादा यंग थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कैंसर हो सकता है। लेकिन थैंकफुली वो इस कैंसर से उबर गई। उसने इस कैंसर से पूरी तरह से फाइट किया और जीती भी। अब वो पूरी तरह से कैंसर फ्री हो चुकी थी, कम से कम डॉक्टर्स ने उसे ऐसे ही बताया। ये उसके लिए बहुत ही इनक्रेडिबल बात थी। इसके बाद अपनी जिंदगी में वो आगे बढ़ती चली गई। धीरे धीरे उसके सपने सच होने लगे, क्योंकि अब उसका अगला सपना सच हो चुका था। वो शादी कर चुकी थी। उसके हस्बैंड का नाम था रॉन, और उसके खुद के दो बच्चे भी हो चुके थे। ज्यूडी की दो बेटियां हो चुकी थी। उनमें से पहली बेटी का नाम था किन, जिसका जन्म हुआ था 2004 में। उसके बाद उसकी दूसरी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम था मेडिसन। मेडिसन का जन्म हुआ था 2007 में। आपको तो पता ही है कि ज्यूडी को ओवेरियन कैंसर हुआ था, और उसके बाद बच्चे होना अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट बात होती है। लेकिन उसके अच्छे खासे दो बच्चे हो चुके थे। उसके लिए वो भगवान की बहुत ज्यादा थैंकफुल थी, बहुत ग्रेटफुल थी। और ये पूरी ही फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश थी। हालांकि ज्यूडी की जिंदगी में कुछ और ट्रेजेडीज आनी अभी बाकी थी, क्योंकि जब ज्यूडी अपनी दूसरी बेटी के साथ प्रेग्नेंट थी, यानी कि जब मेडिसन पैदा होने वाली थी, तब इसको पता चला था कि उसके हस्बैंड रॉन का अफेयर चल रहा है।
ये खबर सुनकर जूडी पूरी तरह से टूट चुकी थी कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। लेकिन बाद में इसकी बेटी मेडिसन का जन्म हुआ और बाद में इन लोगों ने डिवोर्स ले लिया। लेकिन अभी तो इसकी ट्रेजेडीज की शुरुआत हुई थी, क्योंकि लगभग इसी समय जूडी का कैंसर अब वापस आ चुका था। और इस बार जो इसका कैंसर वापस आया था वो और भी ज्यादा तेजी से आया था, यानी कि और भी ज्यादा खतरनाक था। इस बार बस इसका एक ही इलाज था और वो था हिस्टीरिएक्टोमी। जीओडी पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन हो चुकी थी। उसकी जिंदगी में जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं चल रहा था। वो कैंसर से गुजर चुकी थी, डिवोर्स से गुजर चुकी थी, और वो भी ऐसा डिवोर्स जिसमें उसके पति ने उसको बुरी तरीके से धोखा दिया था। अब उसको एक बार फिर से कैंसर से लड़ना था और कैंसर से छुटकारा भी पाना था, क्योंकि अभी उसको अपने बच्चे भी पालने थे। अब ज्यूडी ने अपना यूट्रस रिमूव करवा दिया। यही एक रास्ता था कैंसर से बचने का। अब वो पूरी तरह से एक बार फिर से कैंसर से मुक्त हो चुकी थी, और इस बार वाकई में वो मुक्त हो चुकी थी, क्योंकि जिस ऑर्गन में वो कैंसर था वो ही उसके शरीर से निकाला जा चुका था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस समय ये सब कुछ चल रहा था उस समय ज्यूडी केवल 25 ईयर्स ओल्ड थी, यानी कि सिर्फ 25 साल की थी। जब ज्यूडी ने ये मेजर सर्जरीज करवाई, इस तरह से अपने कैंसर से लड़ी, तो उसके बाद जब इलाज चल रहा था तो उस दौरान उसको बहुत ज्यादा दर्द होता था। और इस पेन से लड़ने के लिए उसको पेन किलर्स दिए गए, ओपियोइड्स दिए गए। और ये 2007-2008 की बात है। उस समय यूएसए में ओपियोइड क्राइसिस चल रहा था, यानी कि जो ड्रग्स का यूज था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। इस तरह की जो पेन मेडिकेशन थी उसको नशा करने के लिए भी लिया जाता था, और ये ड्रग्स ओवर प्रिस्क्राइब की जा रही थी। और इस कारण से, क्योंकि बहुत ज्यादा डॉक्टर्स बड़ी मात्रा में इसको लिख देते थे, लंबे समय के लिए लिख देते थे, तो लोग इसके एडिक्टेड होते जा रहे थे। ज्यूडी भी उनमें से एक बन गई। उसको भी इस तरह की दवाओं की आदत बन गई और एक तरह से वो इनका नशा करने लगी। जब ज्यूडी इन पेन मेडिसिन को लेती थी तो शुरुआत में तो उसे आराम मिल जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको इन गोलियों के प्रति टॉलरेंस होने लगा। अब उसका एक दो गोली में कुछ नहीं होता था, वो बहुत ज्यादा दवाइयां लेने लगी और फाइनली वो फुल ऑन एडिक्टेड हो चुकी थी। उसने ये पेन मेडिकेशन इतने लंबे समय तक लिया कि उसकी जो मेडिकल इंश्योरेंस थी उसने इसको कवर करना बंद कर दिया, यानी कि इसका खर्चा उठाना बंद कर दिया। इसका मतलब ये था कि जूडी अब इस पेन मेडिकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये काफी महंगी आती थी। और अब क्योंकि उसको पेन से लड़ने के लिए कोई दवा चाहिए थी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसको अपनी लत मिटाने के लिए कोई दवा चाहिए थी, इसलिए अब वो स्ट्रीट ड्रग्स की तरफ मुड़ गई, यानी कि जो सड़क पर ड्रग्स बिकते हैं उन ड्रग्स को वो लेने लगी। जीओडी को हेरोइन की पूरी तरह से लत लग चुकी थी, और ये एक बहुत ही दुख भरी बात थी कि वो अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची थी और अब वो ड्रग्स के जंजाल में फंस चुकी थी। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बिखरने लगी। इन ड्रग्स को खरीदने में भी उसके काफी पैसे खर्च हो रहे थे, और इसी दौरान जूडी के रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा खराब होते चले गए, बहुत ज्यादा टेंशन वाले हो गए। अब उसको अपने दोनों बच्चों की केयर करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ज्यादातर समय तो वो नशे में चूर रहती थी। अब इसी दौरान जो जूडी की फैमिली थी, यानी कि उसके माँ बाप, वो वाली फैमिली अब उसकी जिंदगी में वापस आई। हालांकि इस समय इनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी भी जूडी को उसके हाल पर नहीं छोड़ा था। वो हमेशा उसका ध्यान रखते थे। अब जो ज्यूडी की बड़ी बेटी थी किन, वो अपनी ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए चली गई, यानी कि बॉनी के पास रहने चली गई। इधर जो ज्यूडी की छोटी बहन थी डैनियल, वो अब इनकी जिंदगी में एक बार फिर से आई। इनके घर में वो अक्सर आती थी, रहती थी, और इसकी छोटी बेटी मेडिसन का वो काफी ध्यान रखती थी। तो इस चैलेंजिंग टाइम में इन माँ बेटी ने ज्यूडी की बहुत ज्यादा हेल्प की, उसके बच्चों का ध्यान रखा, और धीरे धीरे फिर कुछ समय गुजर गया। धीरे धीरे ज्यूडी को रियलाइज हुआ कि उसका जो एडिक्शन है वो उसकी जिंदगी को बर्बाद करता जा रहा है, और उसने जिस तरह की जिंदगी अपने लिए चुनी है उससे उसकी बेटियों की जिंदगी खराब हो रही है। अब ज्यूडी को थोड़ी सी समझ आई। उसने एक डिसीजन लिया। उसने कहा कि नहीं, मैं रीहैब सेंटर जाऊंगी और ड्रग्स की लत से छुटकारा पाऊंगी, ताकि मेरी जिंदगी एक बार फिर से ट्रैक पर आ जाए। अब उसने एक रीहैब सेंटर में दाखिला ले लिया। वहां पर जाकर उसने काफी ज्यादा मेहनत की। काफी कम समय में ही उसको अपनी ड्रग्स की लत से छुटकारा मिल गया। वो सोबर हो चुकी थी। यहाँ से वापस वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में आई, अपने बच्चों की जिंदगी में आई। अब वो एक तरह से पुरानी वाली ज्यूडी बन चुकी थी, काफी हैप्पी चेयरफुल रहती थी। इसके अलावा उसका जो एडिक्शन था वो पूरी तरह से अंडर कंट्रोल था। अब उसको एक जॉब मिल चुकी थी, एक अपार्टमेंट उसने किराए पर ले लिया था, और अब अपनी बेटियों की वो खुद देखभाल कर रही थी।
उसकी दोनों बेटियां उसके पास वापस आ चुकी थी। इसके अलावा वो बहुत सारी सोबर्टी मीटिंग्स में जाती थी, यानी कि अपने जैसे लोगों से मिलने के लिए वहां जो मीटिंग्स रखी जाती हैं वो उनमें पार्टिसिपेट करती थी। ये जो मीटिंग्स होती थी ये 3 से 5 बार होती थी एक हफ्ते में। अब इसके रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ फिर से इम्प्रूव होने लगे थे, स्पेशली अपनी खुद की बेटियों के साथ। और अब जूडी को शायद बहुत लंबे समय के बाद पहली बार ये फील हुआ कि वो बहुत ज्यादा फ्री फील कर रही है और बहुत ज्यादा हैप्पी और शांत भी महसूस कर रही है। अब वो एक बार फिर से अपनी एक बहुत ही खुशनुमा जिंदगी जीने लगी थी, जिसका उसने हमेशा से सपना देखा था। ऐसी अच्छी जिंदगी जीते हुए अब कुछ साल और बीत गए, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से इसकी जो जिंदगी थी वो एक अलग तरीके का मोड़ लेने वाली थी। और ये तब हुआ जबकि जूडी 31 ईयर्स ओल्ड थी। जब जूडी 31 ईयर्स की हुई उसी समय वो एक आदमी से मिली जिसका नाम था माइकल स्लेगर। माइकल का जन्म हुआ था 27 जून 1975 के दिन। और इसके अलावा यानी कि उसकी बर्थ डेट के अलावा हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। उसके बचपन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसकी अपनी जो फैमिली रही होगी उसके बारे में हमें कुछ भी खास पता नहीं है। बस हमें उसके बारे में यही पता चला है कि 2014 में जब माइकल की उम्र 40 ईयर्स थी तब वो जूडी से एक दिन फेसबुक पर मिला था। इधर जो जूडी और माइकल थे वो एक दूसरे को थोड़ा बहुत यानी बहुत दूर दूर से थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते थे, लेकिन पूरी तरह से अच्छी तरीके से एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। एक्चुअली जो माइकल था वो जूडी के एक्स हस्बैंड का एक फ्रेंड था, लेकिन फिर भी माइकल का जूडी के घर में कोई खास आना जाना नहीं था। शायद ही वो कभी उनके घर में आया होगा, इसीलिए बस जूडी को थोड़ा बहुत पता था कि हाँ ये मेरे हस्बैंड का फ्रेंड हुआ करता था। अब 2014 में जो माइकल था उसने जूडी की एक पिक्चर के नीचे कमेंट किया और फिर धीरे धीरे जूडी और माइकल की बातचीत शुरू हो गई। इसी दौरान माइकल ने जूडी को मैसेज करके बताया कि मेरा तुम्हारे ऊपर अच्छा खासा क्रश था, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था और मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, लेकिन मैंने कभी भी तुमको कुछ भी नहीं बताया क्योंकि तुम मैरिड थी। माइकल ने मैसेज में लिखा कि अब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब तुम सिंगल हो एक बार फिर से, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी फीलिंग्स तुमको बताऊंगा। अब इसने धीरे धीरे जूडी के मन को जीतना शुरू कर दिया। वो जूडी से कहने लगा कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत अमेजिंग हो, हमेशा उसको कॉम्प्लीमेंट्स देता रहता था। ऑब्वियसली ये सब सुनकर जूडी को काफी अच्छा लगता था। उसे लगता था कि जो माइकल है वो उसके सपनों का शहजादा है, और ऐसा लग रहा था जूडी को कि ये उसको वही जिंदगी दे सकता है जिसका हमेशा जूडी ने सपना देखा था, यानी कि एक खुशहाल और एक शांत जिंदगी। धीरे धीरे इनकी फ्रेंडशिप गहरी होती चली गई। कुछ महीनों के बाद ही जूडी ने अपना रिलेशनशिप स्टेटस फेसबुक पर चेंज कर दिया। उसने ये स्टेटस सिंगल से बदलकर इन अ रिलेशनशिप कर दिया। लेकिन जूडी को माइकल के बारे में एक बात पता नहीं थी, और वो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली थी। ये जो माइकल नाम का व्यक्ति था जिससे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थी, ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता था। माइकल नाम के इस व्यक्ति के ऊपर चोरी के इल्जाम थे, डोमेस्टिक वायलेंस के, इसके अलावा वेपन कैरी करने के, छुपाकर कहीं वेपन ले जाने के, फॉल्स पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने के, इसके अलावा रेप तक के इल्जाम उसके ऊपर थे। और ये इल्जाम या ये केस उसके ऊपर एक बार दर्ज नहीं हुए थे, बल्कि कई कई बार उसके ऊपर इस तरह के केसेस दर्ज हो चुके थे। यहाँ तक कि वो एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर था। वो एक ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं था जिसके साथ कोई भी महिला या कोई भी व्यक्ति जो ढंग का होगा वो रहना पसंद करेगा। लेकिन जूडी को अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ भी पता नहीं था। उसको एक क्लू तक नहीं था कि ये आदमी कितना खतरनाक है। हालांकि जब इनके बीच में रिलेशनशिप शुरू हुआ तब माइकल जूडी की फैमिली से मिलने के लिए भी गया, उसकी माँ से भी मिला, लेकिन जूडी की माँ बॉनी को बिल्कुल भी माइकल पसंद नहीं आया। माइकल को भी ये बात समझ में आ गई थी कि बॉनी उसे पसंद नहीं कर रही है। तब उसने मजाक में कहा भी था कि बॉनी मुझे मेरे टैटूज के लिए जज मत करना। उसने अपनी बॉडी में बहुत सारे टैटूज बना रखे थे। उसे ऐसा लगता था कि वो टैटूज बनाकर वो बहुत ज्यादा गुंडे ऐसा लगता है, और उसे ऐसा लग रहा था कि बॉनी को उसके टैटूज पसंद नहीं आ रहे होंगे। बॉनी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति मुझे पसंद क्यों नहीं आ रहा है। शायद इसके लुक्स के कारण ही ये मुझे पसंद नहीं आ रहा होगा, इसलिए उसने बहुत ज्यादा विरोध भी नहीं किया। धीरे धीरे माइकल इनके घर में बहुत ज्यादा आने लगा। जूडी के घर में तो वो परमानेंट ही लगभग रहने लगा और जल्द ही अपने असली रंग भी दिखाने लगा।
धीरे धीरे सबको समझ में आ गया था कि वो एक बहुत बड़ा एब्यूजर है। वो फाइनली ज्यूडी के अपार्टमेंट में शिफ्ट कर चुका था अपने पूरे सामान सहित, और इसके लिए उसने इससे पूछा भी नहीं था कि क्या मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊं। ज्यूडी को भी इस तरह से उसका आना बहुत ही अजीब लगा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाई। माइकल बस अंदर आया, अपने सामान सहित शिफ्ट हो गया। वो उसको ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। अब जबकि माइकल इसके घर में घुस चुका था, अब वो अपना बहुत ही ज्यादा पजेसिव बिहेवियर ज्यूडी के प्रति दिखाने लगा। उसने ज्यूडी की जिंदगी को पूरी तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसने ज्यूडी को कह दिया कि तुम कभी भी मेरी परमिशन के बिना अपार्टमेंट से बाहर नहीं जा सकती, तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो, तुम अपने पेरेंट्स के घर नहीं जा सकती। और धीरे धीरे उसने ज्यूडी को फिजिकली अब्यूज करना भी शुरू कर दिया, यानी कि मारपीट करनी भी शुरू कर दी। इसके अपार्टमेंट में रहने के दौरान ही माइकल को एक दिन पता चला कि कभी ज्यूडी को ड्रग्स की बहुत बुरी लत थी और बहुत मुश्किल से उसने इस लत से छुटकारा पाया था। अब शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि माइकल ज्यूडी के साथ क्या करने वाला था और वो ज्यूडी की जिंदगी किस हद तक बर्बाद कर देने वाला था। माइकल मार्केट से उस दिन बहुत सारी हेरोइन खरीद कर लाया। उसने ज्यूडी को वो हेरोइन, वो ड्रग्स ऑफर की कि तुम इनको ले सकती हो, मुझे पता है कि तुम्हें ड्रग्स की आदत थी, तुम्हें ड्रग्स लेना बहुत पसंद है। माइकल को ऐसा लगता था कि अगर ज्यूडी को ड्रग्स की लत पड़ जाएगी तो वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में हो जाएगी, और उसके बाद मैं जो कुछ कहूंगा वो मेरी बात मानेगी और एक तरह से मेरी गुलाम बन के रह जाएगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो माइकल नाम का व्यक्ति था, ये खुद ड्रग्स को यूज नहीं करता था। वो किसी भी तरीके की कोई भी ड्रग्स खुद नहीं लेता था। ये सारी की सारी ड्रग्स वो ज्यूडी के लिए लेकर आया था। ज्यूडी ने, मुझे लगता है कि शुरुआत में मना किया होगा, लेकिन जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं अगर उनको ऑफर किया जाए तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। ज्यूडी ने धीरे धीरे ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और एक बार फिर से वो पूरी तरह से ड्रग्स के जाल में फंस चुकी थी। अब इसके बाद माइकल ने ज्यूडी की फैमिली को ही उसके खिलाफ करना शुरू कर दिया। पता नहीं वो क्या चाहता था। वो शायद ज्यूडी की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता था ताकि वो सबसे कट जाए और बस इसी के जाल में फंसी रहे। अब माइकल जिस समय ज्यूडी ड्रग्स ले लेती थी तब उसकी माँ को, यानी कि बॉनी को फोन करता था, कभी उसकी सिस्टर को फोन करता था और उन्हें बताता था कि वो तो ड्रग्स लेकर पड़ी हुई है, वो तो हाई पड़ी हुई है, हर समय वो बस ड्रग्स पर रहती है, बच्चों का ध्यान नहीं रखती, घर का ध्यान नहीं रखती। इस तरह की बातें करके वो इसके घर वालों को भड़का रहा था। माइकल ये भी दिखा रहा था कि इस बुरे समय में मैं एक सेंट की तरह, एक संत की तरह ज्यूडी की जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ, घर का ध्यान रख रहा हूँ और बहुत ज्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कभी ज्यूडी की माँ को फोन करके बताता था कि वो तो कल रात को घर ही नहीं लौटी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, शायद वो ड्रग्स लेकर कहीं सोई होगी, कहीं पड़ी होगी, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो इस तरह की बातें वो लगातार उसके घर वालों के दिमाग में डाल रहा था। इसके अलावा माइकल बॉनी को बताता था कि हम लोग पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं, हमारे पास बिल्स चुकाने के पैसे नहीं है, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। उसने सारा पैसा ड्रग्स पर खर्च कर दिया है। जो बॉनी थी उसे माइकल पर दया आती थी, बच्चों पर दया आती थी, उसको बहुत ज्यादा सॉरी फील होता था। यहाँ तक कि बॉनी माइकल को पैसे भेजती थी ताकि वो बिल्स पे कर पाए, खाना खरीद सके। इधर माइकल ये सारा पैसा जो बॉनी भेजती थी उससे भी ड्रग्स खरीद के लाता था और एक बार फिर से ज्यूडी को वो ड्रग्स सप्लाई करता था। फिर एक दिन माइकल ने बॉनी को फोन किया, उन्हें बताया कि इसने ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया, यानी कि ज्यूडी ने, वो पूरी तरह से बेहोश है, मैं उसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उठ ही नहीं रही है। तो अब आप 911 को फोन कीजिए, मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज को यहाँ पर बुलाइए, उन्हें बताइए ताकि वो लोग इसको यहाँ से लेकर जाएं, वरना ये मारी जाएगी। अब जो बॉनी थी वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि हो सकता है कि मेरी बेटी मारी जाए। उसने 911 को फोन किया, इमरजेंसी सर्विसेज वहां पर पहुंची, लेकिन बाद में पता चला कि ज्यूडी को कुछ भी नहीं हुआ था, वो पूरी तरह से ठीक थी। माइकल ने सिर्फ ये ड्रामा इसलिए रचा था ताकि पुलिस रिकॉर्ड्स में बात आ जाए कि ये जो महिला है ज्यूडी नाम की, ये ड्रग्स का ओवरडोज करती है, ड्रग्स लेती है और हमेशा इसको संदेह की नजरों से देखा जाए। अब धीरे धीरे ज्यूडी का फिजिकल अब्यूज बढ़ता जा रहा था, उसके साथ मारपीट बढ़ती जा रही थी। अब वो छोटी छोटी चीजों पर भी ज्यूडी की पिटाई कर देता था। ज्यूडी के पूरे शरीर पर ब्रूजेस के निशान थे, यहां तक कि ज्यूडी का एक बार उसने गला घोंट दिया था, वो बस बाल बाल मौत से बच गई थी। उस दिन ज्यूडी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसने पुलिस को फोन किया, अथॉरिटीज वहां पर पहुंची, उसने डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट कराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को पता चला कि वो एक ड्रग एडिक्ट है,
उन्होंने बिल्कुल भी जूडी को सीरियसली नहीं लिया। उन्हें ऐसा लगा कि ये सारी बातें वो बना रही है, ड्रामा कर रही है। वो लोग वहां से चले गए। उन्हें ऐसा लगा कि जो माइकल है वो एक अच्छा व्यक्ति है और जूडी ही बुरी है। और यही माइकल इतने दिनों से चाहता था कि जूडी की इमेज पूरी तरह से लोगों की नजरों में गिर जाए। अब जूडी का जो अब्यूज था वो कंटिन्यूड रहा। जूडी कई बार अपनी माँ बॉनी को फोन करती थी, उनसे हेल्प मांगती थी, उनसे प्रार्थना करती थी कि मेरी हेल्प करो, माइकल को मेरे अपार्टमेंट से बाहर निकालो। वो बताती थी कि माइकल मेरे घर से बाहर नहीं निकल रहा है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे घर से बाहर निकल जाए। बॉनी ने भी कई बार माइकल से बात की, उससे कहा कि तुम अपार्टमेंट से चले जाओ अगर वो ऐसा चाहती है, लेकिन माइकल साफ मना कर देता था, कहता था कि मैं नहीं जाऊंगा। इधर अथॉरिटीज भी कोई सहायता नहीं कर रही थी, तो जो जूडी और उसकी माँ बॉनी थी वो हेल्पलेस फील करने लगे थे। अब जूडी माइकल से छुटकारा पाने के लिए अपने अपार्टमेंट से कई बार दूर रहती थी। जब माइकल घर में रहता था तो वो घर में नहीं जाती थी। कई कई दिन वो घर से बाहर गुजारती थी। जब वो घर से बाहर रहती थी तो अपनी दोनों बेटियों को भी अपने साथ ले जाती थी। मुझे नहीं पता कि जब इनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा होता था तब इनकी बेटियों के ऊपर क्या गुजरती थी, वो क्या सोचते थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि ये दोनों ही लड़कियां अपनी ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए चली गई हों, लेकिन कोई भी पक्की जानकारी मेरे पास इस बारे में नहीं है। कई रातें जूडी भी अपनी माँ के घर में गुजारती थी, कई बार मोटेल्स में, कई बार अपनी दूसरे फैमिली मेंबर्स के घर में या फ्रेंड्स के घर में। बेसिकली बस वो अपने घर से दूर रहना चाहती थी, माइकल से दूर रहना चाहती थी। लेकिन माइकल कई बार पुलिस को फोन करता था, उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा देता था कि जूडी पता नहीं कहाँ घर से भाग गई है और वापस नहीं आ रही है। एक बार जूडी माइकल की कार से बाहर चली गई थी और उसके बाद घर नहीं लौटी थी काफी देर तक, तो माइकल ने ये कंप्लेंट दर्ज करा दी कि मेरी कार चोरी हो गई है। जब कार की चोरी की कंप्लेंट दर्ज हुई तो पुलिस वालों ने वो कार ढूंढी। ऑब्वियसली वो जूडी के पास थी। तब पुलिस वालों ने कहा कि तुमने माइकल की गाड़ी चुराई है। उससे कहा गया कि तुम घर जाओ और माइकल की गाड़ी वापस करो। उसको मजबूर किया गया घर वापस जाने के लिए। जब भी जूडी मिसिंग कंप्लेंट के बाद घर वापस आती थी तो हमेशा उसको माइकल ये कहता था कि देखो जो पुलिस है पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करता है। जूडी चाहती थी कि फिजिकल अब्यूज के, डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस वो दर्ज कराए पुलिस में, लेकिन हर बार पुलिस उसको वहां से भगा देती थी। कहती थी कि नहीं, माइकल अच्छा आदमी है, तुम उसके पास जाकर रहो और उसको परेशान करना बंद करो। माइकल जूडी से ये भी कहता था कि अगर कभी भी तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अब जूडी ने सोचा कि माइकल से बचने का क्या अच्छा तरीका है। तब उसने एक अच्छा सा प्लान बनाया। उसने डिसाइड किया कि वो एक बार फिर से रिहैब सेंटर जाएगी, अपने आप को ड्रग्स से फ्री करेगी और इसी दौरान वो माइकल से भी दूर रहेगी और सेफ रहेगी। अगर माइकल चाहेगा भी तब भी उस तक नहीं पहुंच सकता। वो चाहती थी कि वो माइकल के फंदे से छूट जाए, क्योंकि जो माइकल था वो ही उसको ड्रग सप्लाई कर रहा था, जिसके कारण से जो जूडी थी वो माइकल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई थी। इसके बाद आया 2 अगस्त 2015 का दिन। अभी तक इनके रिलेशनशिप को शुरू हुए सिर्फ 4 मंथ्स बीते थे, केवल 4 महीने हुए थे इनके रिलेशनशिप को शुरू हुए। 2 अगस्त 2015 के दिन ही जूडी अब रिहैब सेंटर जाने वाली थी। उसने अपनी दोनों बेटियों को बॉनी के पास छोड़ दिया था, उनकी ग्रैंडमदर के पास। उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और अब वो रिहैब सेंटर जाने वाली थी। वो सुबह उठी, उसने अपना सब कुछ काम वाम निपटाया और उसके बाद माइकल को बताया कि मैं रिहैब सेंटर जा रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने माइकल को क्यों बताया। तो इसने माइकल को इसलिए बताया क्योंकि जो माइकल था उसका बहुत ज्यादा कंट्रोल था जूडी के ऊपर। आपको शायद याद ही होगा कि मैंने बताया था कि उसके पास ये परमिशन भी नहीं थी कि वो अपार्टमेंट से बाहर निकल सके बिना माइकल को बताए। तो हालांकि ऐसा नहीं था कि वो दरवाजा लॉक रखता होगा, लेकिन फिर भी शायद जूडी के दिमाग पर इतना कंट्रोल था माइकल का कि उसने माइकल को बताना जरूरी समझा होगा। जब जूडी ने माइकल को बताया तो सरप्राइजिंगली माइकल ने उस दिन कोई विरोध नहीं किया, उसने कोई लड़ाई नहीं शुरू की। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। ये कोई बहुत ही अबनॉर्मल बात नहीं थी। ऐसा अक्सर माइकल करता था, जूडी के साथ जाता था देखने के लिए कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। इन लोगों को पार्क साइड रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना था। ये सेंटर कोलंबस ओहायो शहर के एकदम थोड़ी सी ही बाहर स्थित था। वहां जाने से पहले जूडी का थोड़ा सा दिमाग चेंज हो गया। वो अभी भी जाना तो चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि पहले मुझे अपनी माँ के घर जाकर उनसे मिल लेना चाहिए, एक बार फिर से अपनी बेटियों से मिल लेना चाहिए, उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए और उसके बाद मैं रिहैब जाऊंगी। इसके अलावा वो कुछ पैकेट्स खरीदना चाहती थी सिगरेट्स के, जो कि रिहैब सेंटर में अलाउड थे, वहां पर आप सिगरेट ले जा सकते थे।
जब इसने माइकल को बताया कि मुझे सिगरेट्स लेनी है, तो माइकल ने कहा कि ठीक है। उसने गाड़ी घुमाई और ये लोग स्पीडवे गैस स्टेशन पहुंचे। जब ये लोग गैस स्टेशन के रास्ते में ही थे, तभी अचानक से इनके बीच में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। पता नहीं ये आर्ग्यूमेंट क्यों शुरू हुआ था, किस बारे में ये लोग लड़ रहे थे, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन शायद माइकल जूडी को रिहैब जाने के लिए मना कर रहा होगा। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो रिहैब जाए, अपनी ड्रग्स की आदत से छुटकारा पाए। वो तो बस यही चाहता था कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहे, जिसके लिए उसने इतनी लंबी प्लानिंग की थी। फाइनली ये लोग गैस स्टेशन पहुंच गए। वहां जाकर भी इनका लड़ाई झगड़ा जारी रहा। जैसे ही गाड़ी रुकी उस गैस स्टेशन पर, तुरंत ही जो जूडी थी वो नीचे उतरी गाड़ी से। वो थोड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर तक जाना चाहती थी, ताकि इस लड़ाई झगड़े से थोड़ी देर के लिए उसको छुटकारा मिल जाए। वो अभी उस डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी अचानक माइकल ने डिसाइड किया कि इस तरह से वो उसको अकेली नहीं छोड़ने वाला है। उसने अपनी गाड़ी एक बार फिर से घुमाई। वो पीछे पीछे गया जूडी के, अपनी गाड़ी को लेकर जूडी के बगल में उसने गाड़ी रोकी और उससे कहा कि तुम वापस गाड़ी में बैठो। लेकिन जूडी ने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं गाड़ी में वापस नहीं बैठूंगी। ये सारी चीजें सीसीटीवी पर रिकॉर्डेड है। यहाँ पर खड़े खड़े इनका आर्गुमेंट बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। बहुत ज्यादा आपस में लड़ रहे थे। इसी दौरान जूडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसके हाथ में सोडा का एक कप था, यानी कि कोल्ड ड्रिंक था। उसने ये पूरा सोडा माइकल के ऊपर फेंक दिया। अब माइकल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। उसके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ही खतरनाक हो चुका है। ये देखकर जूडी भी डर गई थी। लेकिन उसके पास कुछ भी करने का मौका आता इससे पहले ही जो माइकल था वो वापस घूमा। उसकी गाड़ी में गैसोलीन से भरा हुआ एक कैनिस्टर था, वो उसने बाहर निकाला। फिर वो जूडी के पास आराम से शांति से चलता हुआ पहुंचा। इससे पहले कि जूडी कुछ समझ पाती कि ये क्या करने वाला है, ये क्या लेकर आया है, इससे पहले उसने ढक्कन खोला और सारा का सारा पेट्रोल उसने जूडी के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही इनसेन ओवर रिएक्शन था। जूडी ने उसके ऊपर सोडा फेंका तो उसने उसके ऊपर पेट्रोल फेंकना शुरू कर दिया। साथ साथ माइकल ये भी कहता जा रहा था कि अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है, क्या अंजाम होता है किसी के ऊपर कोल्ड ड्रिंक फेंकने का, सोडा फेंकने का, अब तुम्हें पता चलेगा। इधर जो ज्यूडी थी वो बहुत ज्यादा असावधान थी। जब उसके ऊपर गैसोलीन फेंका गया, ये जो गैसोलीन था उसकी आंखों में चला गया, कानों में चला गया, नाक में चला गया, यहाँ तक कि उसके मुंह के अंदर चला गया, गले से नीचे भी चला गया। और उसके गले में जब ये पेट्रोल गया तो उसका गला बहुत बुरी तरीके से जलने लगा, यहाँ तक कि वो चोक करने लगी। ज्यूडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो पेट्रोल था उसकी आंखों में जा चुका था। उसको ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। धीरे धीरे उसको चक्कर आने लगे और वो ग्राउंड पर गिर गई। इस दौरान वो पूरे टाइम चिल्लाती जा रही थी, माइकल स्टॉप, माइकल स्टॉप, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, स्टॉप माइकल स्टॉप। लेकिन माइकल के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसके चेहरे पर पूरी तरह से एक डेड लुक था। बस उसका फोकस एक ही चीज पर था कि किस तरह से मैं जूडी के ऊपर पेट्रोल ढंग से डालूं। अब जबकि जूडी जमीन पर पड़ी हुई थी, तब वापस माइकल अपनी कार की तरफ लौटा और कुछ सेकंड्स बाद ही वो एक लाइटर लेकर वापस आया। जूडी ने देख लिया था कि वो गाड़ी से क्या लेकर आया है। वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी और जोर जोर से चीखने लगी थी, माइकल प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप, मैं जो कुछ तुम कहोगे वही करूंगी, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। अगर तुम नहीं चाहोगे कि मैं कहीं जाऊं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बस तुम्हारे अकॉर्डिंग ही चलूंगी। लेकिन माइकल अब सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं था। वो थोड़ा सा झुका, झुककर उसने जूडी के कपड़ों के ऊपर लाइटर को टच कर दिया जहां पर वो गैसोलीन पड़ा हुआ था। अब तुरंत ही जूडी का पूरा शरीर, उसके पूरे कपड़े धू धू करके जलने लगे और वो पूरी तरह से आग में घिर चुकी थी। जूडी तुरंत ही जमीन से उठी, लेकिन वो आग का एक तरह से गोला बन चुकी थी। जूडी गोल गोल घूम रही थी, अपने ऊपर से आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसका पूरा शरीर हर तरफ से जल रहा था। उसको बुझाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो जो आग थी वो पेट्रोल से लगाई गई थी। जूडी जोर जोर से चीख रही थी, माइकल मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, आग को बुझाओ। लेकिन माइकल वहां पर खड़ा होकर बस जूडी को देखता चला जा रहा था। अब जूडी जमीन पर लेट गई। वो जमीन पर घूम घूम कर, यानी कि रोल कर करके आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। जब आसपास के लोगों ने देखा कि वहां पर क्या हो रहा है, तो वो तुरंत ही वहां पर मदद करने के लिए आए। वहां पर अच्छी खासी भीड़ लग गई थी। इन लोगों ने अब जूडी की हेल्प करने की कोशिश की।
इन लोगों ने माइकल से भी कहा कि तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, इसकी हेल्प करो, कुछ करो। भीड़ के प्रेशर के कारण फाइनली माइकल वहां से हिला। वो एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आया और उसने ज्यूडी के ऊपर उसको यूज किया। फाइनली जो आग थी वो बुझ चुकी थी। ये सारी की सारी घटना सीसीटीवी पर कैद हो चुकी थी। इसी दौरान बहुत सारे लोगों ने 911 को फोन किया, बताया कि एक लड़की के साथ इस तरह का हादसा हो गया है। A guy just set a woman on fire. A guy set what on fire? A guy just set a woman on fire. जल्दी ही वहां पर पैरामेडिक्स आ गए, पुलिस वाले आ गए। इनक्रेडिबली जो जूडी थी उस समय जीवित थी और उस समय पुलिस ने माइकल से पूछा कि इसके साथ क्या हुआ है और ये आग कैसे लगी। माइकल उस समय भी वहां से भागा नहीं था, वहीं पर मौजूद था। उसे लग रहा था कि इतना बड़ा कांड करके भी मैं बच जाऊंगा। माइकल ने पुलिस वालों को बताया कि ये एक बिग एक्सीडेंट था, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। ऊट पटांग बातें वो पुलिस वालों से करने लगा। जब पुलिस वालों ने बहुत डीपली उससे पूछताछ की तब उसने बताया कि पता नहीं कैसे लेकिन जूडी ने अपने कपड़ों पर उस समय थोड़ा सा पेट्रोल गिरा लिया था जब वो गाड़ी में पेट्रोल भर रही थी। आपको पता ही होगा कि वहां पर पेट्रोल वगैरह खुद ही भरना पड़ता है पैसे मशीन में डालने के बाद। तो उसी दौरान जूडी ने अपने कपड़ों पर एक्सीडेंटली पेट्रोल गिरा लिया था और जब बाद में सिगरेट पीने के लिए उसने लाइटर जलाया तो उसी दौरान गलती से उसके कपड़ों में आग लग गई। लेकिन पुलिस वाले बेवकूफ नहीं थे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत पेट्रोल अगर आपके कपड़ों में गिर जाए और आग पकड़ भी ले तो इतनी भयंकर आग नहीं लग सकती है जिससे एक आदमी इस तरह से पूरी तरह से जल जाए। फिलहाल पुलिस वालों ने जूडी पर ध्यान दिया, उसको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया और इसी दौरान माइकल भी अब हॉस्पिटल पहुंचा। जूडी को हॉस्पिटल लाने के बाद अब उसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म किया गया, उसकी माँ बॉनी को इन्फॉर्म किया गया। उनको ये नहीं बताया गया कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ है, बस ये बताया गया कि उसका थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया है और इस कारण से उसको हॉस्पिटल लाना पड़ा है। अब जूडी की माँ और उसकी बहन डेनियल ये दोनों के दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। जब उन्होंने जूडी को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो किसको देख रहे हैं। वो जूडी को पहचान ही नहीं पा रहे थे। जूडी एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन नजर आ रही थी क्योंकि 95% उसकी बॉडी जल चुकी थी। उसकी स्किन पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी, उसके सारे बाल जल चुके थे, उसके कान जल के पूरी तरह से गायब हो चुके थे, उसकी कई सारी उंगलियां जलकर गायब हो चुकी थी, उसके जितने कपड़े थे वो जलने के बाद ज्यादातर उसके शरीर पर ही चिपक गए थे, पूरी तरह से उसकी स्किन पर चिपक गए थे। इसके अलावा उसका चेहरा जलने के बाद पूरी तरह से बदल चुका था, पूरी तरह से खराब हो चुका था। जब जूडी की बहन ने हॉस्पिटल में जूडी को देखा तो उसको वहां से भागकर बाहर आना पड़ा और बाहर आने के बाद उसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई। यानी कि इतनी ज्यादा जूडी की कंडीशन खराब हो चुकी थी कि उसको देखना ही मुश्किल था। डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा निराश थे जूडी की कंडीशन को देखकर। उन्होंने जूडी की फैमिली को बताया कि इस तरह के बर्न्स, इस तरह के जले हुए घाव हमने जिंदगी में कभी भी नहीं देखे हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को जीवित भी नहीं देखा है जो इतना ज्यादा जल गया हो। जूडी उस समय पूरी तरह से सिडेटेड थी, यानी कि दवाइयों पर थी। वो अपने होश में नहीं थी, पूरी तरह से अनरिस्पॉन्सिव थी और डॉक्टर्स ने बताया कि उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम हैं, ना के बराबर हैं। उनका यह भी कहना था कि शायद वो कुछ घंटों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये स्टोरी मैं फिलहाल यहीं पर खत्म करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं 1-2 दिन में जल्दी ही लेकर आऊंगी क्योंकि ये स्टोरी एक पार्ट में पूरी नहीं हो पाएगी, काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। स्टोरी के सेकंड पार्ट में मैं पूरी की पूरी स्टोरी कंप्लीट कर दूंगी। इस स्टोरी को प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने विचार जरूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं कि इस केस में आगे क्या होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।